गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आज एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ और आज हम फिज़िक्स के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके बारे में। आज हम कुछ गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकें और एडवांटेज ले सकें IQ गुरुकुल क्लासेस का। चलिए लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक रीजन ले लिया जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें भी एक स्पेसिफिक रीजन ले लिया है जिसके ऊपर हमारे को वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की स्टडी करनी है। तो उस रीजन में जिस एरिया में से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करती हैं, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली उस रीजन में से पास करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज करेंगे यहाँ पे पूरा एक चार्ज्ड एरिया है, यहाँ पे स्पेस कैसी है, पूरी चार्ज्ड है और ये वो रीजन है जहाँ पे मेरे को चार्ज की प्रेजेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को स्टडी करना है। अब इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी पास हो सकती हैं, जितनी फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी क्या है, जो भी आपका सरफेस है, जो भी आपने यहाँ पे सरफेस लिया है उसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मली पास करती हैं किसी भी एक रीजन से, क्लोज सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो बहुत इजी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना, एक बार देख लेते हैं। सपोज ये एक रीजन है, ये एस सरफेस है, एस सरफेस। इसमें से हमने एक स्मॉल सरफेस लिया है, क्या लिया है, एक स्मॉल सरफेस लिया है, ये ले लिया है हमने यहाँ पे स्मॉल सरफेस। तो हम क्या लेंगे इसे, ds। ये स्मॉल सरफेस आपका क्या हो जाएगा, ds। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस सरफेस से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ही पासिंग थ्रू द सरफेस, इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। तो बहुत इजी डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाई से हम इसे डिनोट करते हैं। तो आई गेस आपको बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक सरफेस है, उसके अंदर से हमने छोटा सा एरिया, क्यों छोटा सा एरिया लेते हैं आज इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम लाइन के बारे में बात करते हैं तो उसमें स्मॉल लाइन का पार्ट ले लेते हैं, पूरा एरिया होता है उसमें स्मॉल एरिया ले लेते हैं। क्यों करते हैं हम, बिकॉज आप स्मॉल एरिया को, स्मॉल रीजन को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हैं, उन्हें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि लार्ज स्केल पे अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो वो आप चेंजों को स्टडी करने में मुश्किल होगी। जब आप स्मॉल रीजन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगी। तो टोटल में निकालनी होगी तो क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस और आपके पास क्या आ जाएंगी, टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएंगी। चलिए, तो इसका कोई एक फॉर्मूला भी होगा, बिल्कुल होता है यहाँ पे। अब हमने स्मॉल एरिया लिया है तो फ्लक्स भी कैसी होगी, इसमें से स्मॉल। अगर पूरा एरिया लेते तो क्या आती, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती। अब एरिया स्मॉल लिया है तो फ्लक्स भी कैसी होगी, यहाँ पे स्मॉल फ्लक्स होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डी फाई की। अब इस स्मॉल रीजन में कितनी फ्लक्स होगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस सरफेस का नॉर्मल, अब ये सरफेस है, सपोज कोई एक सरफेस, आपने ऐसा एक सरफेस ले लिया, इसके नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो सरफेस के भी तो एक डायरेक्शन वेक्टर होगा जो भी इसके नॉर्मल होगा, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराओ कि सरफेस किस एक्सिस में है। तो सपोज करते हैं कि सरफेस इस इधर की तरफ है, सरफेस इधर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये सरफेस का एन कैप यूनिट वेक्टर आ गया। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लीजिए थीटा एंगल बना रही है, क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थीटा एंगल पे हैं। ठीक है, हमने एक
एंगल कंसीडर कर लिया थीटा एंगल, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल हमने इधर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो इनके बीच में जो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या बनता है, डी फाई, यानी कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसा है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना होगा, कितना होता है बेटा, ये हो जाता है आपका ई डॉट डी एस। क्या हो जाता है, ई डॉट डी एस। चलिए अब हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज़ करा है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो कौन सा एंगल लगेगा यहाँ पे दोनों के बीच में, यहाँ पे अगर हमने जब डॉट प्रोडक्ट यूज़ करा है तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई यानी कि डी फाई का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ यहाँ से, स्मॉल फ्लक्स का क्या निकालेंगे, स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी फाई हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। थीटा आपको मैंने बता दिया। एंगल हम किसके बीच में देखेंगे, एंगल देखेंगे हम जो डायरेक्शन वेक्टर है इसका, जो आपका सरफेस का डायरेक्शन वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे, उसको कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो फिर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका सरफेस था, सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या जा रही थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने सरफेस का एक यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा है तो डी फाई यानी कि स्मॉल फ्लक्स जो होगी वो कितनी होगी, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्या होती है, ई डी एस कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, अब हमारे को क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम, जितने भी ये स्मॉल हमारे एरियाज़ लिए हैं, ऐसे ही हमें बहुत सारे स्मॉल एरियाज़ यहाँ कंसीडर करने पड़ेंगे और उन सब का सम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ एक लिया, ऐसी एक एरिया यहाँ होगा, एक एरिया यहाँ पे होगा, एक एरिया यहाँ होगा, एक एरिया यहाँ होगा, एंड एन नंबर ऑफ एरियाज़ होंगे। तो जितने भी एरियाज़ होंगे उनमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वो क्या मिलेगा, इसका पूरा टोटल का क्या बनेगा, सम। तो अगर हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई का। तभी तो करेंगे छोटे छोटे फ्लक्स का इंटीग्रेशन, तभी तो टोटल आएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। चलिए ये तो हमने रख दिया। अब पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करना है। इन ऑर्डर टू डू डैट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक क्लोज लूप बनाएंगे कि हमारे को पूरे क्लोज लूप का इंटीग्रेशन करना अराउंड द सरफेस। पूरे सरफेस के जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं होल इंटीग्रेशन एस, यानी कि इसके पूरे एंटायर सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसे हम निकालेंगे। समझ पा रहे हैं, ये जो होल इंटीग्रेशन बनता है क्लोज लूप के लिए बनता है कि पूरा एक आपका क्लोज सरफेस है, तो उसके लिए आपने क्या करा है यहाँ पे होल इंटीग्रेशन, और किसकी करी है, सरफेस का निकालना है आपको। इज दैट क्लियर, आई होप बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। जब आप इसे निकाल सकते हैं तो बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो डी फाई क्या आ जाएगा आपका, यानी कि फाई जो होगा आपका यहाँ से क्या आ जाता है, फाई इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है होल इंटीग्रेशन सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। इसे आप नोट कर लीजिए, ई डी एस कॉस थीटा। चलिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। क्या बात करेंगे अब इसकी एसआई यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, अब आप ध्यान से देखिए। एक तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, आपको पता होगा कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट या Q। तो इससे क्या बनेगी आपकी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम बन गई। और एरिया किस में होता है,
एरिया किस में होता है बेटा? मीटर स्क्वायर में होता है। एरिया आपका किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो एरिया की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप एरिया से कराएंगे तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? इसकी यूनिट बन जाती है आपकी, यूनिट बन जाती है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपकी इसकी बन जाती है, क्या बन जाती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट बन जाती है। किस तरीके से बनी आप देख सकते हैं, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? F/Q, यानी कि क्या बन जाती है यहाँ पे? ये बन जाती है न्यूटन पर कूलम। और इसमें मल्टीप्लाई किसके कर देते हैं हम? मीटर स्क्वायर की। एरिया के अंदर मीटर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए डायमेंशन की बात करेंगे तो आई गेस आप सबने क्लास 11th में डायमेंशन निकाली होंगी। आप बिल्कुल यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो इसका करेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? गॉस थ्योरम की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए इस चैप्टर के अंदर। तो कूलम्स लॉ और उसके बाद फिर गॉस थ्योरम या गॉस लॉ आपका जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड से वो इन्हीं दो आपकी जो डेरिवेशंस हैं या लॉज हैं इन्हीं से आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने कुछ बताया होगा, तो हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में। गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि अगर आपका एक क्लोज्ड सरफेस है जिसकी होल इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा Q/ε0 के। Q/ε0, Q क्या है? चार्ज। ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल of the electric field over any closed surface, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं आप इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस, क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात करेंगे ε0 जरूर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा इन फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस में बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि हम फ्री स्पेस के अंदर क्या देखेंगे यहाँ पे? ε0, तो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फ्री स्पेस भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो स्टेटमेंट बन गया यहाँ पे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, is equal to 1/ε times the net charge
द नेट चार्ज अब नेट चार्ज होगा कहाँ? नेट चार्ज होगा एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, पूरे सरफेस में जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड within the surface, within the surface। चलिए, ये तो स्टेटमेंट हो गई। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसके बारे में तो सपोज करेंगे यहाँ पे क्या है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, यहाँ पे चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, Q4 आ जाता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक क्लोज सरफेस ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया। इस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे हम, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस को जिसे हमने कंसीडर करा है, जहाँ पे हमारे को देखना है, गॉस लॉ लगाना है, गॉस थ्योरम लगानी है, वहाँ पे हमने क्या करा, इस सरफेस को बना दिया। ये क्लोज सरफेस होना चाहिए। इस क्लोज सरफेस को हमने क्या कह दिया, गॉसियन सरफेस कह दिया। अब इस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज है, तो नेट चार्ज यानी कि क्यू नेट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन्हें हम छोड़ देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा कि Q नेट इंटू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स। चलिए, the surface integral of the electric field over any closed surface in the free space is equals to 1 times the net charge enclosed within the surface। कर दिया net charge enclosed within the surface, है ना, उसके प्रोडक्ट कर दिया 1/ε0 टाइम्स से। ये किसके इक्वल होगा, अभी आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रेशन जब हम कर रहे थे, क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, होल इंटीग्रेशन कर रहे थे, किसका, E.ds का, और ये किसके इक्वल था, ये हमारा फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम एक ई और लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया आपका, फाई, ये किसके इक्वल हो गया, होल इंटीग्रेशन E.ds यानी कि Q नेट इंटू 1/ε0 टाइम्स। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन सरफेस का E.ds विल बी इक्वल्स टू Q upon ε0, where Q is net charge enclosed within the surface, within the surface। यानी कि जो सरफेस में चार्ज एनक्लोज है उसका सम है यहाँ पे। Q क्या है यहाँ पे, Q है नेट चार्ज आपने क्या करा, सम कर दिया, यहाँ सम कर दिया था Q नेट, Q1 Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। तो आई गेस कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गॉस थ्योरम क्या कह रही है, आपने जो अभी पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जस्ट अभी आपने पढ़ा था, उसी के ऊपर आपकी गॉस थ्योरम है। ये कहती है जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन होगा, अभी हमने सरफेस इंटीग्रेशन करा था किसका, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन था ओवर द क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ आती है, इज इक्वल्स टू द 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज। नेट चार्ज की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/ε टाइम से होगी विद इन द सरफेस, जो सरफेस के अंदर है। यानी कि जो हमने अपना गॉसियन सरफेस बनाया है उसके बाहर अगर हम कुछ भी देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे को नहीं लेनी है चार्ज की, चार्ज हमारे को वही चार्ज लेना है जो विद इन द सरफेस हो। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड,
और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हैं और ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फॉर्मूला क्या कहता है, फाई ई यानी कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और नेक्स्ट जो हमारे को इसमें डेरिवेशन देखनी है, नेक्स्ट डेरिवेशन जो हम देखेंगे अभी, वो किसकी है, हमारी यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हमारे को गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी वही है, टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिजल्ट को नोट कर लीजिए। रिजल्ट क्या कह रहा है इसका, रिजल्ट कह रहा है फाई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जिसे नहीं पता तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्यू क्या है, नेट चार्ज है। नेट चार्ज आपने अभी निकाला था, कैसे निकाला था नेट चार्ज, ये ऐसे निकाला था, क्यू नेट, Q1, Q2, Q3, Q4। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होगी, चार्ज बाहर भी होगा, लेकिन हमारे को कंसीडर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो करना है कंसीडर जो हमारे गॉसियन सरफेस में होगा। सपोज यहाँ पे मैंने ये कि गॉसियन सरफेस बना लिया, अब इसमें से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इस गॉसियन सरफेस में से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो कितनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे दो होंगी। किस चार्ज की वजह से होंगी, Q1, Q2 चार्जेस की वजह से होंगी। उन चार्जेस को सम कर लेंगे, सम करके मल्टीप्लाई किससे करा देंगे हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। बिल्कुल यही हमारी गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम है, यही हमारे को करना है। इतना करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, कुछ फीचर्स हैं गॉस लॉ के। क्या कहता है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सर्कुलर शेप ही ली, आप कैसी भी शेप ले सकते हैं, आप कोई भी रीजन में कैसी भी शेप ले सकते हैं। ठीक है, आपको कैसी भी शेप हो वो आपने जो ड्रॉ कर दिया क्लोज सरफेस के अंदर, वो क्या होगा, आपका गॉसियन सरफेस होगा। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि इसे इम्प्लीमेंट करना इजी होगा इन द शेप्स विच हैव सिमेट्री। तो जिनमें सिमेट्री होगी, सपोज सर्कल है तो उसमें आपको सिमेट्रिक मिल जाएगी, वहाँ पे हाफ आप देख सकते हैं। स्फेयर है तो हाफ देख सकते हैं, स्क्वायर है तो उसका हाफ देख सकते हैं, रेक्टेंगल है तो उसका हाफ देख सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ सिमेट्रिकल एरिया होगा वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए हम देखते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हमारा सिमेट्रिकल हो, बट हर सरफेस के, चाहे वो कोई सी भी शेप हो, रेगुलर या इरेगुलर शेप्स, अगर हमारा एक क्लोज सरफेस है कहीं पे भी तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस हमसे कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग, है ना। गॉस थ्योरम बहुत ही ईजी है, समझने में भी आ जाती है, मार्क्स भी ज़्यादा देती है यहाँ पे गॉस थ्योरम। चलिए आगे हम करते हैं, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ तो सबको याद होगा, क्या था, Q1 Q2, है ना, के की मल्टीप्लाई करा दी थी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब उसे हमें किससे निकालना है, इस गॉस थ्योरम से निकालना है। चलिए फिर करते हैं कुछ यहाँ पे। चलिए तो हम क्या करेंगे, टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ using Gauss theorem। तो हमें प्रूफ करनी है कूलम्ब्स लॉ यूज़ करते हुए गॉस थ्योरम। आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ का रिजल्ट सबको पता है, लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा यही जाता है, या तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा, या फिर आपका गॉस थ्योरम से आपका पूछा जाएगा कि प्रूफ करके दिखाइए कूलम्ब्स लॉ यूजिंग द गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे, है ना।
एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे, एक स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये स्फेरिकल ये कंसीडर कर लिया है जिसका सेंटर है। सेंटर को पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्मॉल सा रीजन ले लिया, इस रीजन को हमने क्या कह दिया, नाम ds दे दिया। ds इसका नाम है यहाँ पे। आई गेस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली पास कर रही है तो E यहाँ ऐसे आ गई। अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, n कैप ये बाहर की तरफ होगा। यहाँ से इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, यहाँ से इसकी रेडियस होगी वो होगी r। यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा यहाँ पे r कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक r कैप इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो कहती है कि होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो होल इंटीग्रेशन सरफेस का किसके, ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपका होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही कहती है, कुछ रह तो नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं रह गया। एक यहाँ सरफेस का एस लगा देता हूँ। यही कहती है गॉस थ्योरम। अभी आपने पढ़ी थी कि गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी एस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब यहाँ देखेंगे एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और यूनिट वेक्टर एन कैप के बीच में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप। तो एंगल कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री का। कितना आ गया यहाँ पे, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का आ गया। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ये ई डॉट डी एस क्या है, ई डी एस कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो क्या बचेगा यहाँ, यहाँ से बचेगा ई डी एस बचेगा। तो ये ऊपर हम वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये होल इंटीग्रेशन ई डी एस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला था कि जब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व कर ली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो मैंने हरीली कर दिया हो या जल्दी से कर दिया हो। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देखेंगे ये कैसा है, एक ये एक क्लोज्ड सरफेस लिया है हमने, ठीक है ना। क्लोज कैसा है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो बेटा सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। चलिए यहाँ से इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। होल इंटीग्रेशन यहाँ तक हमने कर लिया था, होल इंटीग्रेशन ई डी एस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंटीग्रेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर कर देंगे, होल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सरफेस का। यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा सरफेस आपका कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि होल इंटीग्रेशन है तो 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस e को यहीं छोड़ देंगे और ये सारा प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा q अपॉन r स्क्वायर। तो आपको कुछ ये कूलम्ब्स लॉ की तरह दिखना शुरू हो गया होगा।
अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या पता है हमारे को कि E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो चलिए सपोज कर लेते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f अपॉन क्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने E की जगह पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q नॉट इधर चला जाएगा, तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आपका कूलॉम्स लॉ था कि F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारे को फॉर्मूला निकालना था और ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ यूजिंग द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ पे कूलॉम्स लॉ प्रूफ कर दिया है, यानी कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, जो हमने फॉर्मूला वहाँ पे गॉस लॉ में निकाला था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 या Q नॉट जो सेपरेटेड हैं स्पेस में डिस्टेंस r से, तो उनका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दोबारा से देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पे स्फीयर कंसीडर करा, जिसके एक हमने छोटा सा सरफेस लिया ds, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली जा रही थी, यूनिट वेक्टर भी उसका आउटसाइड लगेगा। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे स्फीयर को देख पा रहे हैं, तो ये जो मार्कर दिख रहा है यहाँ पे, ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, और दूसरा मार्कर जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे आपका, ये आपका डायरेक्शनल वेक्टर दिखा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस कि किधर होगा, इधर की तरफ होगा ये। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, होल इंटीग्रेशन E डॉट ds किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब एंगल बिटवीन E और n कैप के बीच में कितना था, 0 डिग्री का था। तो यहाँ से आपका E ds cos थीटा होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे E ds cos 0 रख दिया आपने, तो यहाँ से आ गया E ds। इस वैल्यू को हमने वापस फर्दर इसमें पुट करा, यहाँ से ये हमने सॉल्व कर लिया था, तो अब यहाँ बच गया E ds। होल इंटीग्रेशन करेंगे तो E को बाहर निकाल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और किसका होगा, थ्रू आउट द सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम की है। अब हमारे को पता है कि होल इंटीग्रेशन स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लोज या इसका जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये हो जाता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने इसकी मल्टीप्लाई करा दी, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर स्क्वायर था Q के नीचे। तो हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, Q नॉट टेस्ट चार्ज, तो F अपॉन Q, यहाँ नॉट यहाँ रख दिया हमने E की जगह, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, विच इज अवर कूलॉम्स लॉ। सो आई होप आपको आज गॉस थ्योरम, आपको साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया, और समझ में आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिड्यूस करते हैं, हाउ टू डिड्यूस कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सो फ्रेंड्स, आज आपसे मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगा रिगार्डिंग योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वर्क करती है ताकि वो अपने जो भी यंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए जॉब्स या कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर के लिए आपकी गारंटी को इंश्योर करे, आपके लिए जॉब, एक स्टेबल जॉब की गारंटी को इंश्योर करे। और इसी के लिए आपके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, एग्ज़ाम निकलते हैं। बट हमारी सरकारें, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कंटिन्यूसली
इतनी मेहनत करती हैं, इतने एफर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं इनके अंदर जो पेपर लीक्स हैं उन्हें नहीं रोक पा रही। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हमारे नीट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया, और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े देश में जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अगर कोई दंगा करता है, कोई पथराव करता है तो उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं, अगर कोई घूस लेता है, रिश्वत लेता है, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे हो तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो। लेकिन ये जो हमारे सिस्टम के फेलियर्स हैं, ये जो हमारे पेपर लीक होते हैं, इन जो भी हमारे इनसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको कोई सज़ा नहीं होती। मैं भी डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करता हूँ और न्यूज़ देखता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ, तो मेरी एक ये आप लोगों से अपील है, तो आप जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं अपने अपने हैंडल से, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट से अपील कीजिए, जो भी लोग ये पेपर सेट करते हैं, दे शुड बी एंश्योर दैट नो पेपर शुड बी लीक। अगर पेपर लीक होते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीक्स, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो पढ़ाने के साथ साथ आपको जर्नली अवेयर करना भी हमारा काम है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी आपके लिए मोर कंटेंट लेके आएंगे। आपको पता है हमारी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं मैथ्स की, हमारी कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री की, और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें शौकेंद्र सर की क्लासेस चल रही हैं जनरल स्टडीज़ की। साथ ही साथ अभी बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो या आपके घर में कुछ बड़े ऐसे होंगे जो अभी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फिक्स कर दिए हैं जिनकी अभी यूपी टेट के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन टीचर्स को यूपी टेट निकालना कंपलसरी कर दिया है। तो ऐसे जो भी टीचर्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सुबेरे क्लासेस अवेलेबल हैं यूपी टेट की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप अपने लिए भी बेनिफिशियल हो जाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।